हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे, इसका तीसरा पार्ट होगा। देखिए, ये बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है इसमें, और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भौतिक स्वरूप और संरचना एवं उच्चावाच का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, आपको 30 मिनट, 35 मिनट का और 40 मिनट का 2 वीडियो मिला होगा। अब हम तीसरे पार्ट में चलेंगे, जो कि 3-4 बच गए थे पॉइंट, उसको हम पढ़ेंगे, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कहाँ पर छोड़े थे। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे दक्षिण का पठार। ठीक है, तो दक्षिण के पठार को शुरू करते हैं पढ़ना। तो लिखा गया है कि दक्षिण का पठार प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये क्या है? त्रिभुजाकार है। दक्षिण का पठार याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। आपसे पहले भी भाग में बताया गया है कि ये दक्षिण का पठार जो है, ये क्या है? प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। ये त्रिभुजाकार भी है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर क्या है? संकीर्ण है। ऐसा आप देखते हैं ना, ये उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना? 600 से 900 मीटर। इसके उत्तर में अरावली, इसके उत्तर में देखेंगे, 1 मिनट में आपको हम बताते हैं। देखिए, इसके उत्तर में क्या है? अरावली है। बीच में आपको विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ, ये याद रखना है। उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ आपको इसके उत्तर में है। ठीक है, ये तीनों पहाड़ी याद रखेंगे, अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिम में जो है पश्चिम घाट है। यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से, ये पश्चिम का भाग है, ये पश्चिम घाट है। ठीक है, पश्चिम घाट पर्वत है। और पूर्व में आपको पूर्व घाट पर्वत है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्व घाट की पहाड़ियाँ। ये पूर्व घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिम में आपको जो है पश्चिम घाट का पर्वत, और पूर्व में पूर्व घाट की पहाड़ियाँ, ये याद रखना है। ठीक है, और इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ एवं गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं। जो है पठारी के 2 मुख्य भाग हैं। यहाँ पर 2 मुख्य भाग हैं इस पठारी के। दक्षिण का पठार को आप इस आधार से बांट सकते हैं, इसमें 2 भाग है। एक भाग जो है आपका मध्य उच्च भूमि का है, एक दक्कन का पठार है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दक्कन का पठार है, और यहाँ पर मध्य उच्च भूमि है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे एक एक करके हम पहला पढ़ेंगे मध्य उच्च भूमि को। मध्य उच्च भूमि जो है, ये क्या है? तो मध्य उच्च भूमि का अधिकतर जो है भाग मालवा का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? जो यहाँ पर मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। और यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली के मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। आपको हमने बताया, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भाग है, यहाँ पर मध्य श्रृंखला, और मतलब मध्य श्रृंखला से घिरा हुआ भाग ये है, और अरावली से। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम का भाग है, याद रखना है। चलिए आगे, यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर में, पूरब में क्या? महादेव श्रृंखला, और उत्तर में ऊपर की ओर चलेंगे तो उत्तर में जो है यह उत्तर पश्चिम और अरावली के मध्य में विंध्य श्रृंखला से, ये मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है। तो जैसे ही ये से जाएंगे तो यहाँ पर मध्य में पश्चिम में आपका क्या है? तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। ये 3 नदी, आपको 4 नदी याद रखना है। यहाँ पर जो बहने वाली नदी में मध्य में चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उसकी ढाल देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम से ऐसे करके दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, याद रखना है। यहाँ पे आगे है कि यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। यह भाग क्या है? पश्चिम में चौड़ा है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके, तो पश्चिम में चौड़ा है, और पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इसके
जो है पूर्वी विस्तार और स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व विस्तार के स्थानीय रूप से क्या जानते हैं? इसके पूर्व के भाग को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड इसके भाग को आप कहते हैं, जो संकीर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियाँ द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर कहा जाता है। आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब चित्र आप देखते जाइए। ये जो भाग है यहाँ पर आपको स्वर्ण रेखा दामोदर ये हैं और प्रवाहित होते हैं, और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार इसको कहा जाता है। ये छोटा नागपुर का पठार भी जो है यहीं पर है। इसके सुदूर पूर्व, ये पूर्व है ना, ये पूर्व है। तो ये समझ गए आप। इसके पूर्व विस्तार स्थानीय रूप से क्या है? बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है इसके सुदूर पूर्व देखेंगे, इसके सुदूर पूर्व जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है? तो इसका विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर का पठार भी आपको यहाँ पर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भाग देख सकते हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करते हैं। ये देखेंगे कि ये आपका क्या है? ये भाग जो है दिख रहा है ना, ये पश्चिमी घाट का खड़े ढाल है। ये पश्चिमी घाट का खड़ा ढाल है। और ये जो भाग दिख रहा है ये सकरा वाला भाग है। ये पश्चिमी घाट का सकरा मैदान है। ये बीच वाला भाग, ये बीच में छोटा सा छुट्टू सा जो दिख रहा है। और यहाँ पर पूरब में जो दिख रहे हैं ये नल्ला मलाई जो है, नल्लन मलाई का क्षेत्र है। नल्लम मलाई, एक मिनट रुके, जूम करिए। नल मलाई का क्षेत्र ये जो दिख रहे हैं, ये नल मलाई का क्षेत्र है जो है। ये क्या है? ये जो है आपको पूर्वी घाट के खड़े ढाल वाला क्षेत्र, ये खड़े ढाल वाला क्षेत्र है। और ये जो भाग दिख रहा है ये चौड़ा पूर्वी तटीय मैदान है। अब हम एक एक करके यहाँ पर आपको बताएंगे। जो ये क्या है? थाल घाट को देखिएगा, थाल घाट कहाँ पर है? और यहाँ पर देखेंगे पहला आपका ये जो है ये भाग ये थाल घाट का है। यहीं पर आपका भोर घाट दर्रा दिख रहे हैं ना, ये थाल घाट का दर्रा, ये भोर घाट का दर्रा। ठीक है, तीसरा पाल घाट का दर्रा, ये तीसरा जो दिख रहा है ये पाल घाट का दर्रा है। और चौथा आपका सेन कोटा चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेन कोटा है। नीचे आप थोड़ा चलेंगे तो ये आपको सेन कोटा है, ये सेन कोटा। पाँचवा आपका है दोदा बेटा चोटी, ये आपका दोदा बेटा चोटी है। और अनामुदी चोटी ये छठा नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छठा नंबर में अनाईमुदी चोटी जो है 6 नंबर पे है। 1 2 5 4 3। चलिए अब आगे हम चलेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? तो दक्षिण मतलब विंध्याचल के दक्षिण में नीचे चलेंगे तो यहाँ पर समानांतर सतपुरा पर्वत है, और पूर्व चलेंगे तो यहाँ पर अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, सतपुरा की ऊंचाई कितना है? तो 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। ये जो है सतपुरा की 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी ये पंचगढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। ये सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिला के दक्षिणी सीमा तक है। किसका है? तो ये छोटा नागपुर का पठार जो सुस्पष्ट पठारी इकाई है, इसका विस्तार कहाँ है? तो गया जिला। गया जानते ही है ना, गया बिहार में है। तो गया जिला के दक्षिण सीमा तक इसका भाग है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन और स्वर्ण रेखा है। इसका पश्चिमी जो है मध्यवर्गीय 1100 मीटर ऊंचा है, और इसका पश्चिमी मध्यवर्गीय भाग कितना? तो 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। कितना? तो पश्चिमी जो भाग है वो 1100 मीटर ऊंचा है, और इसको जो है पात क्षेत्र भी कहते हैं। और छोटा नागपुर जो झारखंड, आप देखते हैं झारखंड का क्षेत्र छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। ये जो है पात क्षेत्र जो दिख रहा है मध्यवर्गीय भाग में,
ऊँचा है, जो पाक्षेत्र कहलाता है 1100 मीटर। और यह जो है छोटा नागपुर कहाँ, झारखंड में सबसे ऊँचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूरब में है। रांची का पठार क्या है, इसके पूरब में है तथा इसकी ऊंचाई औसत कितना 600 मीटर है। तीसरा देखेंगे पठार तो इसके निचले, तीसरा पठार रांची का तो 600 हो गया, उसके नीचे जो है कौन है, हजारीबाग का पठार। ये हजारीबाग का पठार है, इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। रांची का पठार का भाग कितना है, तो 600 मीटर ऊंचा है, और हजारीबाग का कितना है, तो 300 है। यह पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर, यहाँ पर जो है पारसनाथ की पहाड़ी है जो कि 1365 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है, हजारीबाग। याद रखेंगे ये इधर जो है जैन धर्म के अनुयायी का ये स्थान है, और यहाँ से जो है बहुत सारे इस बार तो देख रहे थे टूरिस्ट बना दिया गया था, और इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। आगे चलेंगे, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। सतपुड़ा जो है दक्षिण में चलेंगे तो क्या है, तापी की घाटी है। और नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी जो है कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कि अरावली की पहाड़ी कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो आप ऐसे समझिएगा, अरावली पहाड़ी, ये अरावली समझ लीजिए, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम है, जो कि आप जानते भी हैं कि भारत का नक्शा बनाते हैं तो ऐसे भाग चलता है, और ये दक्षिण पश्चिम भाग है। ये दक्षिण पश्चिम गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। गुजरात से चलता हुआ आपको उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया, और ये पूरब हो गया, तो ये उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये दिल्ली हो गया, ये क्या है, दिल्ली तक फैला हुआ है। कौन सा भाग है, तो अरावली का भाग है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहा जाता है, और अरावली को क्या कहते हैं, दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है जब दिल्ली के निकट ये पहुंचता है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300.920 मीटर ऊंचा है। मीटर तक ये ऊंचा है, 300.920 मीटर तक ये ऊंचा है। किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू की निकट, जो दक्षिण पश्चिम में आबू है के निकट इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। क्या है, दक्षिण पश्चिम में जो है इसके भाग को देखेंगे तो ये दक्षिण है। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम में आपको क्या मिलता है, तो दक्षिण पश्चिम में आबू भी है। तो इसके निकट जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट आबू है। माउंट आबू की गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। कितना है, माउंट आबू कितना ऊंचा, तो 1722। कौन पहाड़ी है इसमें, तो अरावली। अरावली कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो दिल्ली से दक्षिण पश्चिम से गुजरात से होता हुआ और डायरेक्ट कहाँ जाता है, तो उत्तर पूर्व दिल्ली तक फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितना है, औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि आबू की जो ऊंचाई है, आबू के निकट मतलब दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट एक चोटी है जिसका नाम है माउंट आबू, जिसे समझ गए। यहाँ पर माउंट आबू की गुरु शिखर कितना है, तो 1322 मीटर ऊंचा है। अब हम चलेंगे खा नंबर। खा नंबर जो है वो दक्कन की पठार है। दक्कन की पठार, तो ये दक्कन का पठार जो है, दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप के भी कहा जाता है। दक्कन के पठार को क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यह लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कितना है, तो ये लावा द्वारा निर्मित होता है दक्कन का पठार, और जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिम में जो है पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 3134 मीटर है। कितनी है, यहाँ पर लावा की जो है अधिकतम जो गहराई है वो कितना है, 3134 मीटर है। कौन कौन सा देश मतलब कौन कौन सा राज्य यहाँ पर आता है इसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और पश्चिम में जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु का क्षेत्र इसमें आता है। ये किससे बना हुआ है, तो ये लावा द्वारा निर्मित है। इसको और क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से भी इसको जाना जाता है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितना है, मतलब कि अनुमानित जो है लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई कितना मीटर है, तो 2134 मीटर ये गहराई है। और यहाँ पर देखेंगे तो किंतु पूरब और उत्तर की ओर गहराई क्या होती है, थोड़ा कम हो जाती है। पूरब और उत्तर की ओर गहराई कम हो जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के
बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। लंबाई में फैला हुआ क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी, पश्चिमी घाट ये देखे थे ना, पश्चिमी घाट उत्तर ये भाग है, उत्तर में तापी के बाएं तट से जो है ये प्रारंभ होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक के अंतरिप तक 1600 किलोमीटर तक ये लंबाई इसका है, ये फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसको पश्चिमी घाट की जो है भाग को आप जो कर रहे हैं, पश्चिमी घाट की पर्वत को आप सह्याद्री भी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ? तो तापी के बाएं तट से प्रारंभ होता है और दक्षिण के कन्याकुमारी अंतरिप तक जो है 1600 किलोमीटर तक यह लंबा में फैला हुआ है और इसको सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये चारों प्रमुख दर्रे को याद रखेंगे। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? उत्तर से चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की क्रम से हम चलेंगे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ऐसे हम यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जो है 1 मिनट यहाँ पर देखिएगा, हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले हैं। देखिएगा क्रमशः उत्तर से दक्षिण। पहला आप ये जो है ये थाल घाट, ये भोर घाट, ये पाल घाट और ये जो है ये सीन घाट, ये 4 हो गया। कौन कौन? तो ये हो गया थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सीन घाट। ये समझ गए आप? चलिए देखेंगे यहाँ पर एक बार हम आपको पुनः बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। सह्याद्री पहाड़ियाँ तो आप कहते ही हैं, सह्याद्री पहाड़ी तो आप कह ही रहे हैं, और यहाँ पर जो है जो दर्रे हैं, दर्रे के नाम आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो ऊपर से नीचे फिर एक बार चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, आपसे बार बार जो पूछा जाता है, इसलिए हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बता रहे हैं। देखेंगे ये थाल घाट हो गया, ये भोर घाट हो गया और ये पाल घाट हो गया और ये सीन घाट हो गया। याद रखेंगे ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। क्रमशः कहता है कि आप लगाइए, क्रमशः मतलब कि एक के बाद जो है एक आपको लगाना है, तो ऊपर से लेकर दक्षिण की ओर लगाना है, तो आप ऐसे लगा देंगे। चलिए दक्षिण की ओर यहाँ पर आगे हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण की और पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियाँ द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती। क्या होता है? दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो है याद रखना है कि दक्षिण की और पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा, नीलगिरी का यहाँ पर पहाड़ी है, उसके द्वारा जो है पूर्वी घाट से ये मिल जाता है। यहाँ पर पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा यहाँ पर जो है सबसे ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2670 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सा है? तो दोदा बेटा। ये कितना ऊंचाई है? 2670 मीटर है। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो है शिखर अन्नामुडी है, ये 2695 मीटर। ये याद रखना है। सबसे दक्षिण में सबसे ऊंची जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुडी है। ये 2695 मीटर है। ये जो है आपको याद रखना है कि अन्नामलाई की पर्वत जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर ये स्थित जो है अन्नामुडी है। ये सबसे जो है दक्षिण में सबसे सर्वोच्च शिखर है। किस पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी अगर कहेगा तो दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंचा है। लेकिन दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कहेगा, सर्वोच्च शिखर कहेगा तो अन्नामुडी है। ये 2695 है। ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। आगे चलेंगे। आगे है कि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ। देखिए क्या यहाँ पर आपको समझना है कि पूर्वी समुद्र तटीय, यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी समुद्र तटीय ये भाग है ना, तो के समानांतर महानदी की घाटी से, ये महानदी की घाटी यहाँ पर है, तो महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तट तक जो है यहाँ पर नीलगिरी तक दक्षिण पूर्व, यहाँ पर ये दक्षिण चलता है और दक्षिण पूर्वी इसको कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व दिशा में जो है 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है। ये पूर्वी घाट जो फैला हुआ है कितना? 1800 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी घाट से जो है पूर्वी घाट क्या एकदम भिन्न है। तो ये
पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न घाट है और यहाँ पर जो है अधिक कटा छटा भी है और पहाड़ियाँ क्या है, इसमें जो है पहाड़ियों के रूप भी बहुत ही अलग, मतलब सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, मतलब यह अधिक कटा छटा है तथा पहाड़ियों के ये रूप हैं, पहाड़ियाँ के रूप में है, ये पहाड़ी के रूप में है। क्या क्या है पहाड़ी, तो उड़ीसा में जो है महेंद्रगिरी है, आंध्र प्रदेश में नलामलई है और जो है पालकोंडा तथा तमिलनाडु में क्या है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, नलामलई है और पालकोंडा है और तमिलनाडु में आपको अन्नामलई है, अन्नामलई पचामलई है और शिवराय है। पलनी तथा बेलगिरी पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, पलनी और जो है बेलगिरी जो है ये पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ी है। ये पहाड़ियाँ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों द्वारा पृथक है और यह जो है गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी द्वारा जो है ये सारे जो हैं पृथक होते हैं। ये नदियाँ जो हैं उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती है। अब देखेंगे चौथा आपका है तटीय मैदान। तटीय मैदान को देखेंगे तो दक्षिण के पठार के दो किनारों पर तटीय मैदान है, मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। यह मैदान दो बड़े भाग हैं, इसके जो है इस मैदान के दो बड़े भाग हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान होता है और एक पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तर में खंभात की खाड़ी है, क्या है पश्चिमी तटीय मैदान में, ये यहाँ पर खंभात की खाड़ी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पर, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ये देखिए, ये जो देखते हैं आप, यहाँ पर आपको खंभात की खाड़ी ऐसे करके, पश्चिमी ये है, ये पूर्वी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, यहाँ पर आपको बता दें खंभात की खाड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिण में कन्याकुमारी, जिसको कोमोरिन अल्पद्वीप तक ये फैला हुआ है। कौन है ये, तो पश्चिमी तट का मैदान है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इसकी औसतन चौड़ाई कितना है, तो 10.6 मतलब 10.60 किलोमीटर, 10.60 किलोमीटर के मध्य में है इसकी जो है चौड़ाई, और जो है लंबाई तो हमने देख लिया कि कहाँ से, खंभात से लेकर कन्याकुमारी तक है। और इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियाँ अत्यधिक तीव्र गति से बहती है और यहाँ पर जो नदी बहती है वो बहुत ही तीव्र गति से बहती है, इसीलिए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। नदी द्वारा जो है अगर धीमा धीमा बहेगा तब ना मिट्टी रहेगा, छोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर इतना तेज़ी से चलता है मिट्टी कटता है, यहाँ पर जमाव नहीं हो पाता है। तथा इसके दक्षिणी भाग में जो है लैगून पाए जाते हैं, इसके दक्षिणी भाग में क्या है, लैगून है। न्यू मंगलोर और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित हैं। क्या है, कोची का बंदरगाह और जो है न्यू मंगलोर ये लैगून पर ही स्थित है। तथा यहाँ पर जो है कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिसे सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान कहते हैं। जो अवशिष्ट मैदान का निर्माण होता है वो सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान आपको इसको कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग में कोंकण और दक्षिणी भाग में मालाबार तटीय मैदान है। जो आपको पता ही होगा कि दक्षिण इतिहास मालाबार का बहुत ही पुराना है। तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है पश्चिम तटीय मैदान के उत्तर भाग में क्या है, कोंकण है, और दक्षिण भाग में क्या है, कोंकण, ये तो कोंकण हो गया पूर्व उत्तर का, और दक्षिण जब जाएंगे तो दक्षिण में जो है मालाबार तट मैदान है। नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियां द्वारा मुहाने का जो है ज्वारंतमुख मतलब एस्चुअरी का विकास हुआ है। नदियों की तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कटा छटा है, और नदी का जहाँ तीव्र गति मैदान होगा वहाँ कटेगा छटेगा ही, पूरा यहाँ तो रुकता नहीं है, तो कैसे एक समतल होगा। आगे देखेंगे पूर्वी का, तो पूर्वी तटीय जो मैदान है यहाँ पर पूर्व का ये भाग जो है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है, अधिक चौड़ा। यहाँ पर 10.60 था किलोमीटर, यहाँ पर इसकी जो है किलोमीटर देखेंगे तो 160 से लेकर 350 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी कैमोरिन अंतरद्वीप तक फैला हुआ है। कहाँ से, तो ये भी दक्षिण की ओर आता है। कहाँ से आता है, तो उत्तर गंगा के मुहाना से, यहाँ से आता है और दक्षिण में, और वो कहाँ से आ रहा था, तो ये आ रहा था आपको
जो ऊपर आ रहा था ना, ऊपर अभी जो सौराष्ट्र है, मतलब कि ऊपर का भाग जो है सौराष्ट्र देख रहे हैं कि सौराष्ट्र का कष्ट, मतलब खंभात की खाड़ी जो देखते हैं ऊपर में, खंभात की खाड़ी, यहाँ पर खंभात की खाड़ी से लेकर ये कन्याकुमारी, ये जो है गंगा के जो है भाग से होता हुआ ये कन्याकुमारी तक, पूरब और पश्चिम का दोनों का याद रखेंगे। ठीक है। इस मैदान का निचला भाग क्या है? डेल्टा है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है, जो कि गंगा है। तो यहाँ पर जो है निचले भाग में कौन कौन सा नदी है? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित कर दिया है और इस मैदान में तट के निकट फैले रेत के टीलों का घिरा हुआ छिछला लेगून निर्मित है। जो छिछला लेगून होता है ये ऐसे करके होता है। आप देखेंगे लेगून जो भाग जो है कटा छटा भाग होता है और बीच में जो रहता है उसको लेगून कहा जाता है। तो ये लेगून निर्मित करता है, छिछला लेगून जो है निर्मित करता है। तो लेगून निर्मित है जिसे झील की संज्ञा दी गई है। लेगून आप देखते हैं ना, महाराष्ट्र में भी एक लेगून है। ठीक है। तो यहाँ पर ये लेगून हो गया जो झील की संज्ञा दी गई है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस मैदान में जो है ये पूरब का भाग है, तो उत्तर भाग जो होगा यहाँ पर गोलकुंडा तट होगा और जब नीचे जाएंगे तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कोरोमंडल तट और इसको कहते हैं आप गोलकुंडा तट। ठीक है। तो ये समझ गए आप। लेगून किसे कहते हैं ये तो हमने आपको बता ही दिया कि जो सागर है, महासागर है। ये जैसे कि आप देखिए, ये आपका पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट है। यहाँ पर जो है नदी बह रही है और समुद्र से ये समुद्र है। तो ये समुद्र से जो है कट के छट के जो है यहाँ पर पानी देखेंगे जमा हो गया है। ये जो है उथला पुथला जो है समुद्री एरिया जो होता है, किनारा का एरिया जो होता है, यहाँ पर जो है ये क्या होता है, एक अलग हो जाता है, अवरोध होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग हो गया। जैसे ये अलग होगा समुद्र से या थोड़ा सा जॉइंट भी रहता है, तो ये जो यही इसको लेगून कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है पाँचवा है आपका भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल को पढ़ेंगे तो राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। ये याद रखना है। और यह 644 किलोमीटर लंबा, कितना है? 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। 666 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे, 1,04,000 किलोमीटर है। 644 किलोमीटर लंबा, 160 किलोमीटर चौड़ा, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल। किसका? तो ये राजस्थान के मरुस्थल का। यह जो है प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यह क्या है? शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नज़र आती हैं जो कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती है। और यहाँ पर जो है यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एक बड़ी नदी लूनी है, जो जानते हैं, हमने ऊपर पढ़ा भी है कि यह जो है भारत में अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत में अंतर प्रवाह की सबसे बड़ी लंबी नदी है और इस नदी का अंत जो है कहाँ होता है? कच्छ के रण में हो जाता है। ये किसी सागर महासागर में जाकर नहीं मिलती है। चलिए आगे देखेंगे। अंतिम आपका है, अब है छठा द्वीप समूह। ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे यहाँ से पूछा जाता है। द्वीप समूह जो है ये भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। क्या हैं? भारत के समुद्र के सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप समूह हैं? 1256 हैं। यह मुख्यतः दो समूहों में बटे हैं। एक है बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के द्वीप समूह में, जो कि 572 द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, जिसके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। यहाँ पर 572 द्वीप समूह है, लेकिन 36 जो है द्वीप पर यहाँ पर आबादी पाई जाती है। अरब सागर में जो है 47
47 द्वीप हैं। कितने? अरब सागर में कितने? 47 द्वीप हैं। इसके अंतर्गत गंगा सागर और महानदी के डेल्टा अनेक द्वीप स्थित हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या, इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक स्थित हैं। याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे है, भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं और इसी प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र और समुद्र को बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल की खाड़ी की यहाँ पर जो भाग है, ये इसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटते हैं। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है, तो वो बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, ये आपको समझना है कि बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? जो बड़े द्वीप हैं समुद्र को, यहाँ पर आपको समझना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में है। और यह जो है आपको पता रखना है कि इस द्वीप समूह को जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, तो इसको जो है 10 डिग्री चैनल के भाग से जो है 2 भाग किया गया है। 10 डिग्री चैनलों से 2 भाग में इसको बांटता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में, इस द्वीप समूह को कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल इसको बांटता है, अलग करता है 2 भागों में। हमने 2-3 बार यहाँ पर अभी तक आपको बताया 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। क्या? जलमग्न जो जल है उसके ऊपर का भाग जो है यही द्वीप है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और आपने पढ़ा भी है कि 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित कौन है? इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में यह जो है इंदिरा पॉइंट सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अभी ये डूबा हुआ है। ठीक है, ये डूबा हुआ है अभी। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया, किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया। लेकिन यह डूब गया था, फिर जो ये कह रहा है कि प्रकट हो गया है जो इंदिरा पॉइंट जो कि डूब गया था। याद रखेंगे, दिसंबर 2004 के आई सुनामी में कितना डिग्री अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 30 मिनट। और जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री जो है अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जो है मतलब समुद्र में है? तो बंगाल की खाड़ी में है। समझना है, बंगाल की खाड़ी में है। और अरब के सागर में भी आप देखेंगे, अरब एक पूर्वी एक पश्चिमी, तो ये पूरब में है। जो है अंडमान निकोबार द्वीप देख रहे हैं, ये पूरब में है। और पश्चिमी में देखेंगे कौन है? तो लक्षद्वीप है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। याद रखेंगे, ये अरब का भाग है और ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर अंडमान निकोबार मिला, यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना। किससे बना है? ये प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। और 11 डिग्री चैनल जो है इसको 2 भाग में बांटता है। किसको बांटता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 11 डिग्री चैनल इसको 2 भाग में बांटता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप को बांटता है। और यह जो है प्रवाल पूरा जो है द्वीप प्रवाल से बना है। और वो जो है बना हुआ अंडमान निकोबार जो है पर्वत का ऊपरी भाग है। याद रखेंगे। और सबसे दक्षिणतम भाग जो है कौन है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन? इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश में 2004 में डूब गया था, लेकिन अभी फिर पुनः जो है प्रकट हुआ है। आगे चलेंगे। इस प्रकार से जो है हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। क्या? विशाल जो है मैदान अन्न का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार के गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का एक भंडार जो है विशाल समस्तीपुर के क्षेत्रों में भी आपको मिलता है। और इसके अतिरिक्त विशाल
मैदान यहाँ पर अभी जो है तत्काल आपको हम बताते हैं गंडक में मिला है। गंडक में समस्तीपुर के क्षेत्र में गंडक में जो है आपको तेल का भंडार मिला है, खनिज तेल का। और गंगा नदी में भी आपको जो बक्सर के क्षेत्र में जो है, बक्सर के भोजपुर के क्षेत्र में इसका खोज किया गया है। आगे चलेंगे कि दक्षिणी पठारी भाग जो है खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक होता है। और तटीय मैदान चावल, कृषि के और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पर्वतों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार से भौतिक विविधताएं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार है। भौतिक विविधता क्या है? भारत की प्राकृतिक संपदा का आधार है। चलिए, आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आंसर हमने ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे, लेकिन हमने पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पर पार्ट खत्म कर दिया। 3 पार्ट में हुआ है। बहुत बड़ा चैप्टर था भाई, यहाँ पर 3 घंटा तो बोलते बोलते परेशान हो गए हम। चलिए देखेंगे, लगातार आपका वीडियो बनाए, बने पार्ट में बनाए, पार्ट गया है लेकिन लगातार हुआ है। हमने 3-3.5 घंटा लगातार इसको कवर किया, 3.5 घंटा में। ठीक है, चलिए अभी जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपको बोलना है कौन सा। देखिए, कामेट, नंदा देवी, केटू, ये सभी के सभी भारत में हैं। ऊपर में आपने पढ़ा भी है, सभी के 10 जो है नाम दिए गए थे। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? हमने बताया था कि बिहार के उत्तर पश्चिम में ना, उत्तर पश्चिम में कौन सा है? शिवालिक है, जो कि बिहार में है। कहाँ पर है? तो आपको पश्चिम चंपारण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? जो हिमालय के निर्माण में कौन है? तो प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट का विवर्तनिक सिद्धांत जो है आप देखे थे ना, जो एक साथ आता है फिर चला जाता है, मतलब एक साथ टकराता भी नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाता है। ये विवर्तनिक सिद्धांत है। अब देखेंगे सेडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सेडल चोटी हमने ऊपर पढ़ा था, सेडल चोटी की ऊंचाई जो है 642 मीटर है। सेडल चोटी की 642। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन भूखंड है। ये यहाँ पर आंसर आपका का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है। अब जो है आपका काम है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये चैप्टर जो है आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो बनाइएगा ही, लेकिन ये चैप्टर बिना देखे आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात जो है यहाँ से है। आप अगर इसको बना लेंगे, इसको अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाकर देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एकदम तुरंत बनेंगे। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 जो है पार्ट में आपको ये वीडियो बन रहे हैं।